Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं रविकांत मनी आप सभी लोगों का एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने बीटेक अपना आईटी कानपुर से किया था और 2006 में मेरी रैंक 592 थी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में देख चुके हैं, है ना। वहां पर हम लोगों ने ये भी समझा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और ये समझा था कि जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सॉल्व करने जाएं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल्स भी मिलेंगे, आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपको असाइनमेंट में कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमारे लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज का जो लेक्चर फोकस करने वाले हैं वो न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड प्राइमरीली जो है डिटेल में न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब हम लोग इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को क्वेश्चंस में अप्लाई करने जाएंगे तो हमारे ये सारे छोटे छोटे कंसेप्ट वहां पर अप्लाई होंगे। इसीलिए ये सारे कंसेप्ट को हम लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि जब हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करने जाएं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं हो। गुड। सो स्टूडेंट्स, आप यदि न्यूटन्स सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट को देखें, सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स के इन एन इनर्शियल फ्रेम, राइट। देखिए यहां पर ये स्टेटमेंट में ही इनर्शियल फ्रेम आ गया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द वेक्टर सम, रिमेंबर फिर से दूसरा टर्म, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम इसको समेशन करेंगे तो हम वेक्टर सम कहेंगे। द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यहां पर एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट, जो ये स्टेटमेंट है, ये जो इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टेटमेंट है, उसको यदि हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में यदि कन्वर्ट करें तो ये इसका मतलब हुआ। स्टूडेंट्स, हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि 2 तरीके के लैंग्वेज होते हैं। जैसे ये एक हो गया इंग्लिश लैंग्वेज, और यही इसी का यदि आप मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात कहेंगे तो ये दोनों सेम ही चीज है। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हुआ न्यूटन सेकेंड लॉ का, और ये आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है स्टूडेंट, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ नेट, दिस इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। इसी को आप यदि इस तरीके से लिखना चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस डिवाइडेड बाय मास m। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट पे जरूरी नहीं है कि एक सिंगल फोर्स लग रहे हो, उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं। तो जब भी हमारे को उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को निकालना होगा तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वेक्टर सम निकाल करके डिवाइडेड बाय मास m करना चाहिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यदि इस प्रॉब्लम को देखें, ये क्या है, एक बॉक्स है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। इधर से एक फोर्स F1 लग रहा है, इधर एक फोर्स F2 लग रहा है, और आप यदि ऐसा कहना चाहें तो यहां पर एक और फोर्स लग रहा होगा जो ये सरफेस लगा रहा होगा ऊपर की ओर, एक नॉर्मल लग रहा होगा, और एक अर्थ लगा रहा होगा जो वो नीचे की ओर लगा रहा होगा, वो mg होगा। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये दोनों का वेक्टर सम 0 होगा, तो हमारा जो वेक्टर सम होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में होगा। लेट अस एज्यूम कि F1 इज ग्रेटर देन F2 है। सो द वेक्टर सम ऑफ
this F1 and F2 is basically F1 minus F2 in this direction. The vector sum of forces is F1 minus F2 in this direction. We are taking F1 as greater than F2. So the acceleration of the object will be F1 minus F2 divided by mass of this object. So this is basically Newton's second law in simplest form. Newton's second law in simplest form, students. न्यूटन सेकेंड लॉ का एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है उसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं. ये सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट है न्यूटन सेकेंड लॉ का, है ना, जिसकी जरूरत मतलब इसकी बहुत ज्यादा यूज पड़ेगी हम लोग को, इसलिए हमने ये सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट ही लिया है. लेकिन यदि एग्जैक्ट स्टेटमेंट को भी हम लोग समझना चाहें तो उसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स. What is exact statement? So your exact statement is in an inertial frame, the sum of all external force on a system is equals to rate of change of the linear momentum of the system. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा होगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा था. वो आसान सा लैंग्वेज में दिख रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन हम लोग एग्जैक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं. हालांकि स्टूडेंट्स हमारे को इसकी जरूरत अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नहीं है, इसकी जरूरत हमारे को सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में मिलेगी. राइट, यहां पर कुछ चीजें मैं बता दूं. ये एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब होता है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे जब हम वर्किंग विथ न्यूटन्स लॉज लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो ये एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, ये सिस्टम का क्या मतलब होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे. साथ ही साथ ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम चैप्टर में समझेंगे. सो यहां पर हमने सिर्फ इस स्टेटमेंट को दिया कि दिस इज योर एग्जैक्ट न्यूटन्स सेकंड लॉ. इसी को स्टूडेंट्स यदि फॉर a fixed mass of system you can write this equation as summation of F external on the system is equals to m into acceleration of center of mass of the system. Acceleration of center of mass of the system. और यही इक्वेशन for a variable mass system, for a variable mass system, this equation converts into the sum of all external force on the system plus V relative into dm by dt is equals to mass into acceleration of the system. So students, बिल्कुल हम लोग इस पे अभी फोकस्ड नहीं करने वाले हैं. जस्ट मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ को मैंने ये दिया है. इसको देख करके अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स. हम लोग इसके बारे में डिटेल में सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम चैप्टर में पढ़ेंगे और इसको भी देख के घबराने की जरूरत नहीं है ना स्टूडेंट्स. मैं आपको बता दूं, हमारे को इसकी जगह जो जरूरत पड़ेगी, हम जो सिस्टम ही कंसीडर करेंगे फॉर ए सिस्टम
in which all particles have same acceleration. This equation converts into this equation, the sum of all the external force on the system is basically m into acceleration of the system. क्योंकि स्टूडेंट्स हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन यदि सेम है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वही होगा जो किसी भी एक पार्टिकल का होगा, राइट? तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके साथ साथ फॉर ए सिंगल पार्टिकल जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ था, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज m into a। सिंगल पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल का कोई मतलब नहीं होता है, तो सिंगल पार्टिकल इज सिंपली समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू ma, एंड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सेम एक्सेलरेशन द सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये दोनों इक्वेशन बहुत यूजफुल है और मैक्सिमम टाइम हम लोग इसी दोनों इक्वेशन को वर्क कर रहे होंगे। तो हम और डिटेल में इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट स्टूडेंट्स, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आपको नहीं आया है ना? लेकिन ये आपको होपफुली समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है ना? तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब और आगे बढ़ते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। हम यही रुकते हैं, है ना? क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ के बहुत सारे डिटेल में जाने से पहले हमारे को न्यूटन थर्ड लॉ समझ में आना जरूरी है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, उससे पहले अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ से। दिया हुआ है ए फोर्स F produces an acceleration of 1 meter per second square in a body. Calculate the mass of the body. So students, प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करें, इस पे सोचें और सॉल्व करें, उसके बाद जो है मेरे सॉल्यूशन को देखें। गुड। तो स्टूडेंट्स, आपका न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? फॉर ए सिंगल पार्टिकल जो है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था? समेशन ऑफ F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। बिकॉज यहां पर एक ही फोर्स लग रहा है तो ये समेशन बेसिकली क्या हो जाएगा? एक सिंगल फोर्स ही हो जाएगा। जो फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे F इक्वल्स टू ma। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। यदि आप इसको स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको ऐसा लिखना चाहिए, द सम द मैग्नीट्यूड ऑफ F vector is equals to mass into acceleration. The magnitude of acceleration. This is the scalar form of Newton's second law. So हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? हमारे को पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो उसके y कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस जो z कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, एंड दैट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारा कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। तो यहां से हमारा मास का जो वैल्यू है तो वो क्या आ जाएगा? √36 प्लस 64 प्लस 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 100 200 हो गया। सो ये कितना आ जाएगा? 10√2 kg, राइट? So this is our answer. Hopefully आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। Okay, good. Now we'll move to Newton's third law. हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ पे आ जाते हैं। What is Newton's third law? आप सभी लोगों ने पढ़ाई होगा 9th क्लास में कि Newton's third law is for every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction. तो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा इसका क्या मतलब है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
तो ये एक्शन और रिएक्शन का क्या मतलब है उसको अपन लोगों ने ठीक ठीक नहीं समझा था। वो 9th क्लास के बच्चे लोगों से मैं पूछता हूं कि ये बताइए कि स्टूडेंट्स एक्शन और रिएक्शन क्या चीज है, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं। उन्होंने इसको रट्टा मारा है लेकिन कभी समझा नहीं है। सो अब स्टूडेंट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को इसकी जगह एक दूसरे तरीके से समझने की करते हैं कोशिश। स्टूडेंट्स हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी हम फोर्स की बात करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसी भी तरीके के फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स के लिए हमारे को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैं कोई भी एक फोर्स कर रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कर रहा हूं, तो वहां पर हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच का ही फोर्स लगेगा। तो यही कह रहा है कि इफ ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 इंटरैक्ट, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट 1 ऑन ऑब्जेक्ट 2 is equal in magnitude but opposite in direction to the force exerted by object 2 on object 1. So let us say this is my object 1, this is my object 2. तो ये क्या कह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगाएगा, जो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगाएगा, ऑब्जेक्ट 2 उतना ही फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट 1 पे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। उतना ही फोर्स लगाएगा ऑब्जेक्ट 1 पे बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। राइट? फिर से मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 पे जितना फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 पे उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है? सो यदि न्यूटन्स थर्ड लॉ को एक दूसरे तरीके के स्टेटमेंट में कहें कि दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट मतलब सिर्फ एक सिंगल बॉडी है उस पर फोर्स लग रहा है और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर फोर्स नहीं लगा रहा है, ऐसा नहीं है। या फिर फोर्स इज ऑलवेज इन पेयर्स, जब भी फोर्स होगा तो वो हमेशा पेयर्स में होंगे। पेयर्स में होने का मतलब वो एक लगाने वाला और एक किसी पे लगने वाला होगा। स्टूडेंट्स इसके बारे में यदि आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप मेरे लेक्चर 1 को देख सकते हैं, वहां मैंने फोर्स को डिफाइन किया था। गुड। तो स्टूडेंट्स न्यूटन्स थर्ड लॉ को फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में एक्शन रिएक्शन का क्या मतलब होता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट 1 है हमारा और ये ऑब्जेक्ट 2 है। तो ये ऑब्जेक्ट 2 जो ऑब्जेक्ट 1 पे फोर्स लगा रहा है इसको हम F21 करें। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स बाय 2 on 1। इसको देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे? दिस द फोर्स बाय 1 on 2। राइट? तो आप देखेंगे जो 2 1 पे फोर्स लगा रहा है और 1 जो 2 पे फोर्स लगा रहा है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए ये वेक्टर रिलेशन के बीच में रहेगा, है ना? F12 vector is negative of F21 vector, or we can say F12 vector plus F21 vector is equals to 0 vector। स्टूडेंट्स मैं यहां वेक्टर लगाऊंगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। एक और बात ध्यान देने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि ये जो फोर्स लगता है ना, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। ऐसा कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकता था कि यार F12 इस डायरेक्शन में होता और F21 इस डायरेक्शन में होता। गलत। जो भी फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली क्या लगते हैं? दोनों ऑब्जेक्ट को के जो लाइन ज्वाइनिंग है उस डायरेक्शन में लगते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज समझ में आया? तो हम जो अब 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसको समझने की कोशिश करते हैं। F12 may be called the action force। F12 may be called the action force। यदि मैं इसको एक्शन फोर्स कहता हूं, then F21 will be the reaction force। ये कौन सा फोर्स होगा? रिएक्शन फोर्स। यदि मैं जो 2 पे लगा रहा है, जो 1 2 पे लगा रहा है उसको एक्शन फोर्स कहेंगे, तो जो 2 1 पे लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन फोर्स। एक और चीज, एक्चुअली आइदर फोर्स कैन बी द एक्शन और रिएक्शन फोर्स। जरूरी नहीं कि हम इसी को एक्शन कहें और इसको रिएक्शन। आप यदि इसको एक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन फोर्स होता है।
तो सिंपली मैं बोलूं, दो ऑब्जेक्ट यदि इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, यदि आप उसको एक्शन कहेंगे, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएगा उसको हमको रिएक्शन फोर्स बोलना है, राइट। एक और इंपॉर्टेंट चीज, द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Action and reaction force acts on two different objects. So we will never say and the action and reaction force cancels each other. ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि action and reaction force cancel each other. Why? क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट पे लगता ही नहीं है ना। इन दोनों का वेक्टर सम 0 होने का यह मतलब नहीं है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि वो दो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। कैंसिल की बात कब करेंगे? जब एक ही ऑब्जेक्ट पे एक डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसी पे दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, तब हम कहेंगे कि वो कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे तो एक्शन फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है, रिएक्शन फोर्स किसी दूसरे बॉडी पे लग रहा है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स नेवर कैंसिल ईच अदर। ध्यान में रहेगा स्टूडेंट्स, एक्शन रिएक्शन फोर्स कभी कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते एक दूसरे को? क्योंकि वो सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। एक्शन फोर्स जिस पे लगता है, रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? तो जो फोर्स इस पे लगा रहा था उस पे वो रिएक्शन फोर्स लगेगा, राइट, गुड। तो एक्शन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक्शन रिएक्शन के जो पहला एग्जांपल है, जैसे हम यहां पर एक दीवार पे धक्का दे रहे हैं, राइट। मैं एक दीवार पे धक्का दे रहा हूं, एक एक करके एग्जांपल लेते हैं तो बेटर रहेगा। ये एग्जांपल था, एक्शन रिएक्शन फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं, है ना, मैं दीवार को पुश कर रहा हूं, तो मैं यदि दीवार को पुश कर रहा हूं तो दीवार भी मुझे क्या कर रहा है? पुश कर, मतलब दीवार मुझे अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। जैसे ये पर्सन है, ये दीवार पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, तो दीवार इस पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा? इधर की ओर लगाएगा। तो इनमें से किसी एक को भी आप एक्शन कहेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिएक्शन। सो ये जो फोर्स है, एक्शन किसको कह रहा हूं मैं जो एक्शन कह रहा हूं, मैं एक्शन कह रहा हूं फोर्स बाय द पर्सन ऑन द वॉल। इसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा? फोर्स बाय द वॉल ऑन द पर्सन। सो दिस इज द फोर्स by the wall on the person. This is the force by the person on the wall. Right? Actually में हमारे को अलग अलग दिखाना चाहिए था। हमारे को ऐसा दिखाना चाहिए था कि if this is my hand, if this is my hand, तो एक्चुअली ये लेग के जैसा लग रहा है, बट ठीक है, आप इसको देखेंगे तो ये जो वॉल इस पे फोर्स लगा रहा है, दिस इज बेसिकली दिस फोर्स, दिस इज बेसिकली दिस फोर्स। और जो दीवार पे फोर्स लग रहा है, दिस इज योर रेड वन, दिस इज योर रेड वन, दिस फोर्स इज योर एक्शन फोर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा एग्जांपल है जहां पर एक बुक है, एक टेबल पे रखा हुआ है, राइट। तो बुक टेबल पे फोर्स लगा रहा होगा और टेबल भी बुक पे फोर्स लगा रहा होगा। आप किसी को भी एक्शन बोलेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। सो ये बेसिकली फोर्स किस पे लग रहा है? ये एक्शन फोर्स, दिस इज द फोर्स बाय द बुक ऑन द टेबल, दिस इज द फोर्स बाय द बुक ऑन द टेबल। तो इसको हमने एक्शन कहा, तो ये रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा होगा? बुक पे। दिस द फोर्स बाय द टेबल ऑन द बुक। रिमेंबर, ये जो फोर्स है, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये फोर्स टेबल पे लग रहा है, बाय द बुक ऑन द टेबल। और इसका जो अपोजिट रिएक्शन फोर्स है वो टेबल पे नहीं लगेगा, बुक पे लगेगा, बाय द टेबल ऑन द बुक। इस तरीके के जो एक्शन रिएक्शन पेयर है उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे इसी आज के ही लेक्चर में देखने वाले हैं।
राइट। तीसरा एग्जांपल है कि एक पर्सन अर्थ पे है ना, तो वहां पर एक्शन रिएक्शन फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्थ जो है, अर्थ इस पर्सन पे फोर्स लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस पर्सन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा mg, इसको यदि हम लोग एक्शन फोर्स कहें तो इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा होगा? तो कुछ लोग क्या सोचते हैं, इसका रिएक्शन फोर्स जो ये अर्थ का सरफेस इस पे लगा रहा है। नहीं स्टूडेंट्स, अर्थ का सरफेस जो फोर्स लगा रहा है वो इसका रिएक्शन नहीं है। इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा होगा? जो ये पर्सन अर्थ पे लगा रहा होगा, जो ये पर्सन अर्थ पे लगा रहा होगा, इसका मतलब वो कहां लग रहा होगा? अर्थ के सेंटर पे लग रहा होगा, पर्सन की डायरेक्शन में। दिस इज योर रिएक्शन फोर्स। दिस इज द फोर्स by the earth on the person, and this is the force by the person on the earth. Very interesting. जैसे अर्थ मुझे नीचे अपनी ओर पुल कर रहा है, तो मैं भी अर्थ को उसी फोर्स से अपनी ओर पुल कर रहा हूं। तो फिर आप बोलेंगे हमको दिखता क्यों नहीं है ना? क्योंकि अर्थ का मास बहुत लार्ज है। फोर्स सेम रहने से नहीं होता है काम, मास से भी डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो जो कि हमारा मास कम है इसलिए हमारा एक्सेलरेशन दिखता है। अर्थ का मास बहुत लार्ज है तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हमेशा याद रखना है कि अर्थ जितना फोर्स मेरे ऊपर लगा रहा है, मैं भी उतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर लगा रहा हूं। और कहां पे लगा रहा हूं? अर्थ के सेंटर पे लगा रहा हूं, है ना। अर्थ का सरफेस जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, अर्थ का सरफेस जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है वो एक डिफरेंट एक्शन रिएक्शन पेयर है। अर्थ का सरफेस जो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, मेरे लेग पे, मेरे फुट पे जो लगा रहा है, उतना ही फोर्स मैं जो मेरा फुट है वो अर्थ के सरफेस पे लगा रहा है। दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस इज वन एक्शन रिएक्शन पेयर, दिस इज वन एक्शन रिएक्शन पेयर, and this is your another action reaction pair. This is your another action reaction pair. Students, प्लीज मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हम लोगों को एफबीडी में पढ़ने वाली है। एक चौथा एग्जांपल है कि जब भी कोई पर्सन जो है चल रहा होता है ना, लाइक दिस ग्राउंड पे, तो वो कैसे चलता है? वो अर्थ पे पीछे की ओर फोर्स लगाता है तो अर्थ का सरफेस सेम अमाउंट से फोर्स उस पर्सन पे आगे की ओर लगाता है। तो ये जो फोर्स है, दिस इज द फोर्स। आप इसको समझने की कोशिश करें तो ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय पर्सन्स फुट। तो ये जो अर्थ पे लगा रहा है फोर्स, ये है फोर्स। इसको यदि हम लोग एक्शन कहें, इसका रिएक्शन क्या होगा? जो सरफेस लगाएगा पर्सन के फुट पे, जो सरफेस लगाएगा पर्सन के फुट पे। सो दिस इज द रिएक्शन फोर्स, राइट। सो ये अलग अलग केस में अलग अलग एग्जांपल हैं। इसको हम लोग आगे चल के देखेंगे। इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग और आगे देखते जाएंगे। मैं एक और चीज कहूंगा स्टूडेंट्स, प्लीज आप एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 96 एंड 97 को रीड करें, इस न्यूटन्स थर्ड लॉ को अच्छे से समझने के लिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो द फिगर शोज 2 हाइड्रोजन एटम। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ये हमारा क्या है? प्रोटॉन है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा प्रोटॉन है। अब यदि इसमें हम लोग देखेंगे तो लेटेस्ट से इसको हम लोग नाम देते हैं पार्टिकल 1, इसको नाम देते हैं पार्टिकल 2, इसको नाम देते हैं पार्टिकल 3, और इसको नाम देते हैं पार्टिकल 4, है ना। सो ऑन ए सेपरेट डायग्राम ऑल द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। तो सपोज करते हैं अब हमारे को 4 डायग्राम बनाना होगा, एक पार्टिकल 1 के लिए, एक पार्टिकल 2 के लिए, पार्टिकल 3 के लिए, पार्टिकल 4 के लिए।
सो स्टूडेंट्स हम लोग पार्टिकल 1 के लिए पहले बना करके देखते हैं। पार्टिकल 1 पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, पार्टिकल 2 पहले लगाएगा। तो पार्टिकल 2 फोर्स किधर की ओर लगाएगा, तो हम लोगों ने देखा था कि वो किस डायरेक्शन में लगता है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग। तो स्टूडेंट्स ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या होगा, ये अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर की ओर फोर्स लग रहा होगा। इसको हम लोग F21 बोल रहे हैं, फोर्स बाय 2 ऑन 1, फोर्स बाय 2 ऑन 1। सिमिलरली 1 और 3 के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, तो ऐसा है ये। तो यहां पर आप देखेंगे फोर्स बाय 3 ऑन 1 किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की ओर लगेगा। क्यों लगेगा इधर की ओर, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा। उसी तरीके से स्टूडेंट्स ये 1 और 4 के बीच जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस लाइन के अलोंग लगेगा। इस लाइन के अलोंग किस डायरेक्शन में अब फोर्स लगेगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, तो रिपल्सन होगा, तो इस कारण से फोर्स इधर की ओर लगेगा, F/4 on 1। So this basically 3 forces which is acting on particle 1 is by 2 on 1, by 3 on 1 and by 4 on 1. Similarly students, we can draw for 2, 3 and 4 and मैं ऐसा मानता हूं कि अब आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये आपके लिए होमवर्क रहा कि आप इसको खुद से ड्रॉ करें। सो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम कौन कौन से एक्शन रिएक्शन पेयर को हम लोग यूज करने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सिंपली उसको हम लोग वेट भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो नॉर्मल फोर्स है, तीसरा टेंशन फोर्स है, और चौथा फ्रिक्शन फोर्स है। These are action reaction pairs। ये चारों फोर्सेस हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अप्लाई करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अभी के लिए हम लोग सिर्फ यही 3 फोर्स को यूज करेंगे। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो ये तीनों फोर्सेस, तीनों एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग मास एंड वेट को समझने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर फोर्स is the weight of a body। So 2 टर्म है, एक वेट है और एक मास है, तो वेट को समझने की कोशिश करते हैं। So what is weight? Which is the gravitational force that the earth exerts on the body, right? So weight is basically gravitational force that the earth exerts on the body। So अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, अर्थ पे बात कर रहे हैं। If you are on another planet like this, if you are on another planet, your weight is the gravitational force that the planet exerts on you। that planet, आप जिस भी planet पे रहेंगे उस planet की बात करेंगे। Remember, उस planet पे हो सकता है कि आपका weight different होगा, क्योंकि वो planet आप पे जो force लगा रहा होगा वो different होगा जो force आप पे लग रहा है अर्थ पे। Unfortunately, the terms mass and weight are often misused and interchanged in everyday conversation। It is absolutely essential for you to understand clearly the distinction between the two physical quantities। Students, हम लोग जैसे बोलते हैं वेट कितना है, तो आप बोलते हैं 60 kg, 70 kg, but students this is not your weight, this is basically your mass। but हम लोग बोलचाल की भाषा में वेट को हम kg में बोलते हैं, which is wrong। फिजिक्स के लैंग्वेज में वो गलत है। जब भी हम 60 kg की बात कर रहे हैं, that is not your weight, that is basically your mass। ओके, सो जो अर्थ आप पे फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड वेट, दैट इज कॉल्ड वेट। तो आप यदि इसको समझने की कोशिश करें तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मास के बारे में हम लोगों ने देखा था, मास इज द मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इनर्शिया।
जैसे हम लोग देखते हैं जिसका इनर्शिया जितना ज्यादा होगा मास उतना ही ज्यादा होगा। वेट ऑन द अदर हैंड इज अ फोर्स, वेट ऑन द अदर हैंड इज अ फोर्स। मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, वेट फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और वो फोर्स कौन सा, जो अर्थ लगा रहा है उस बॉडी पे। मास और वेट रिलेटेड हैं। हम लोग देखेंगे कि वेट बेसिकली होता क्या है। वेट इज बेसिकली मास इनटू जी। दिस इज योर वेट, दिस इज योर मास, एंड दिस जी इज, आप लोगों को पता ही होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब ध्यान से देखें कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि जी तो सबके लिए सेम है, जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, तो जिसका मास ज्यादा उसका वेट भी ज्यादा। सो देखेंगे तो वो प्रोपोर्शनल है, दोनों एक ही चीज को जैसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए लोग बोलचाल की भाषा में इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखेंगे तो वेट जो है फोर्स है, मास इनर्शिया है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो उसका वेट हम लोग क्या कहेंगे, 1 into 9.8 which is 9.8 न्यूटन। सो फिजिक्स की लैंग्वेज में वेट जो है फोर्स है, मास जो है वो इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, उसका यूनिट केजी। गुड, तो मास और जो बेसिकली वेट है वो एक्शन रिएक्शन पेयर को हम लोग समझ चुके हैं कि वो एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है। जैसे इसको कोई भी अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, मैं हूं, पेन है, जिसको भी देखेंगे अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है, और कितना फोर्स लगा रहा होगा, m इंटू जी। जैसे इस पे अर्थ फोर्स लगा रहा होगा, कितना लगा रहा होगा, इसका मास मल्टीप्लाई बाय जी। किस डायरेक्शन में, अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में। अर्थ का सेंटर की डायरेक्शन किधर की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अर्थ का सेंटर की डायरेक्शन किधर की ओर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसी तरीके से मेरे ऊपर भी अर्थ फोर्स लगा रहा होगा, किधर की ओर लगा रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर। डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ, और कितना लगा रहा होगा, माई मास मल्टीप्लाई बाय जी। तो स्टूडेंट्स, किसी भी बॉडी पे, जितने भी बॉडी अर्थ पे सरफेस पे, सब पे फोर्स लग रहा है, अर्थ सब पे फोर्स लगा रहा है, और वो डिपेंड करता है उसके मास पे। मास मल्टीप्लाई बाय जी इज बेसिकली वेट। गुड, सो हम लोगों ने वेट को समझा। अब हम लोग नेक्स्ट फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग टेंशन फोर्स को समझते हैं। टेंशन फोर्स क्या चीज है। सो टेंशन फोर्स कहां पे होता है, टॉट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, टॉट, स्ट्रेच्ड। टॉट का मतलब क्या है, किसी भी रस्सी को यदि आप पकड़ के इस तरीके से दोनों तरफ से पुल करते हैं तो ये स्ट्रिंग टॉट हो जाता है, स्ट्रेच्ड हो जाता है। जितने सेक्शन में आप पकड़े हुए हैं उतने में ही टेंशन जनरेट होता है, बाकी सेक्शन क्या होते हैं, लूज होते हैं। तो स्ट्रिंग और रोप जो उसको दोनों तरफ से हम पुल करते हैं तो उस रस्सी में क्या हो जाता है, टेंशन जनरेट होता है। जैसे ये रस्सी, राइट, इस रस्सी पे आप दोनों तरफ से 2 पर्सन मिलकर के इसको पुल कर रहे हैं, तो इस पूरे लेंथ में क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा। इस पूरे लेंथ पे क्या हो जाएगा, टेंशन जनरेट हो जाएगा, राइट। लेकिन जो ये लेंथ बाकी लेंथ है, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरफ से तो इस पे फोर्स लग रहा है, लेकिन दूसरा तरफ जो है वो लूज है या कुछ भी चीज से बंधा हुआ नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, इसमें कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन इस बीच में टेंशन होगा। ना अगेन, अब टेंशन फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स कैसे है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा कि ये टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में, रस्सी में देखेंगे कि कैसे लगता है। इसको समझने के लिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के अगल बगल खड़े हैं, राइट, और वो एक दूसरे के हैंड को पकड़े हुए हैं और लूजली पकड़े हुए हैं, जैसे एक दूसरे को ऐसा पकड़े खड़े है ना। तो क्या उनको कोई टेंशन फील हो रहा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन
अब सपोज कीजिए एक पर्सन आया और उसने आकर के इस पर्सन के ऊपर इधर की ओर फोर्स लगा दिया, राइट, और इस पर्सन पे इधर की ओर फोर्स लगा दिया। अब क्या ये जो दोनों पर्सन है उनके बीच का जो हैंड है क्या वो लूज होगा या वो फील कर रहे होंगे, कुछ स्ट्रेच फील कर रहे होंगे? ऑब्वियसली फील कर रहे होंगे। ये पर्सन क्या फील कर रहा होगा? यदि इस पर्सन की बात करें तो ये पर्सन देख रहा होगा कि ये वाला पर्सन इस पे इधर की ओर पुल कर रहा है, ये वाला पर्सन इसको इधर की ओर पुल कर रहा है और ये वाला पर्सन इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, राइट। उसी तरीके से इस वाले पर्सन को देखेंगे तो ये इसको इधर की ओर पुल कर रहा है और ये वाला पर्सन उस पे इधर की ओर पुल कर रहा है। तो हर जगह आप देख रहे होंगे कि वो उसके अगल बगल वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो पर्सन है, वो उसको पुल कर रहे होंगे लाइक दिस, है ना। तो स्ट्रिंग में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा यदि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को भी हम सोच सकते हैं कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ऐसा जब कोई स्ट्रेच नहीं कर रहा हो, दोनों तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ हो, तो ये आपस में रिलैक्स्ड होंगे, कोई एक दूसरे को खींच नहीं रहा होगा, रिलैक्स्ड होंगे सब। लेकिन यदि एक पर्सन इधर फोर्स F लगा के खींचने लगा और ये दूसरा पर्सन F इधर लगा के इसको खींचने लगा, अब ठीक इसी तरीके से यहां पर हर एक जो सेगमेंट है इसको देखेंगे, वो अब देख रहा होगा कि वो उसके अगल बगल वाले इस पे फोर्स लगा रहे हैं। लाइक मैं इसको देखूं, यदि मैं इस वाले को देखूंगा तो ये क्या देखेगा कि ये वाला इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और ये वाला इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। इसको देखेंगे तो इस पे क्या लगेगा कि ये वाला इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो हर जगह जो है, हर एक एलिमेंट को देखेंगे तो उस पे क्या हो रहा होगा, वो उसके अगल बगल वाले उसको पुल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? पुल कर रहे होंगे, राइट। जैसे ये स्ट्रिंग है हमारा। अब इस स्ट्रिंग में से हम किसी भी जगह पे ऐसा जस्ट इमेजिन करें कि ये सेक्शन को मैं देखता हूं, इधर वाले सेक्शन को, इस रस्सी एक ही है लेकिन हम एनालाइज करने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इसको हम लोग पार्ट 1 बोल रहे हैं और इसको हम लोग पार्ट 2 बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये स्ट्रिंग ब्रेक नहीं है, हम जस्ट सिस्टम ले रहे हैं इसको एनालाइज करने के लिए। ये वाले स्ट्रिंग को आप देखेंगे तो इस वाले स्ट्रिंग पे आप इधर से फोर्स F लगा रहे हैं, इधर से फोर्स F लगा रहे हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट 2 जो है पार्ट 1 पे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, टेंशन फोर्स, राइट। उसी तरीके से यदि आप पार्ट 2 को देखेंगे तो पार्ट 2 पे देखेंगे तो उस पे टेंशन फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, उस पे टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। These two forces are action reaction pair. This is the force by part 2 on part 1 and this is the force by the part 1 on part 2. So this is your action reaction pair. So आप कहीं पर भी देखेंगे तो वो आपको एक्शन रिएक्शन पेयर दिख रहा होगा, पूरे स्ट्रिंग में ही आपको एक्शन रिएक्शन पेयर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। गुड। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर भी यदि एक्शन रिएक्शन पेयर को पहचाने जाएंगे तो आप किसी भी जगह पे देखेंगे तो आपको वो एक्शन रिएक्शन पहचान में आ सकता है। यदि आप यहां देखेंगे तो इसके इधर वाला जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा, इसके इधर वाला जो उस पे फोर्स लगा रहा होगा, वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अब हम यदि इस पर्सन को देखेंगे तो यहां पर भी एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा। ये पर्सन जो स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहा होगा, है ना, और उसका ठीक उल्टा कौन लगा रहा होगा फोर्स, जो स्ट्रिंग इस पर्सन पे फोर्स लगा रहा होगा, तो वो भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। यदि मैं इसको एक्शन कहता हूं, यदि मैं इसको एक्शन कहता हूं तो इसका रिएक्शन फोर्स किस पे लग रहा होगा? तो स्टूडेंट्स ये फोर्स कौन लगा रहा है? स्ट्रिंग लगा रहा है इस पर्सन पे, राइट। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग क्या करता है, जिस भी चीज से कनेक्टेड है उसको पुल करता है। तो ये जो फोर्स है वो इस पर्सन पे है, ये पर्सन भी क्या कर रहा होगा, इस स्ट्रिंग को इधर की ओर पुल कर रहा होगा। दैट विल बी द रिएक्शन फोर्स ऑफ दिस एक्शन फोर्स। गुड, मुझे लगता है आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा टेंशन फोर्स। इसको और अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो टेंशन फोर्स का
अब हमारे को जो भी फोर्सेस है उसका डायरेक्शन की बात और मैग्नीट्यूड दोनों की बात है। वेट में हमने देखा था कि उसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और मैग्नीट्यूड मास इनटू जी होता है। उसी तरीके से हमने टेंशन फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज अलोंग द कॉर्ड। डायरेक्शन क्या होता है? ऑलवेज अलोंग द कॉर्ड, रस्सी की डायरेक्शन। और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से अवे, मतलब उसको वो पुल करेगा। जैसे अब मैं, ये एक रस्सी है, इस रस्सी से दो ब्लॉक बंधे हुए हैं, अब मैं M1 पे देखता हूं कि ये वाला रस्सी M1 पे किधर की ओर फोर्स लगा रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे तो ये जो बोल रहा है कि रस्सी की डायरेक्शन में, रस्सी के डायरेक्शन में, रस्सी के डायरेक्शन का मतलब तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटी है आपके पास, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। लेकिन ये क्या बोल रहा है? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, या फिर इसको और अच्छे से कहें तो उस ब्लॉक को, उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसको वो पुल करेगा। पुल करने का मतलब ये किधर की ओर फोर्स लगाएगा? ऊपर की ओर। यदि ये नीचे फोर्स लगाता तो क्या करता? वो रस्सी उस ऑब्जेक्ट को पुश करता। तो हमारे को ध्यान रखना है, टेंशन फोर्स ऑलवेज पुल्स अ बॉडी। टेंशन फोर्स हमेशा क्या करता है? पुल करता है। इट्स नेवर पुशेस द बॉडी, किसी भी बॉडी को ये पुश नहीं करेगा। जैसे यहां पर ये M2 की बात करें तो ये स्ट्रिंग लगाएगा फोर्स किधर की? स्ट्रिंग की डायरेक्शन में। तो ये इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है, इस डायरेक्शन में भी लगा सकता है, लेकिन हमने क्या कहा? वो पुल करेगा उसको, पुश नहीं करेगा। मतलब M2 पे फोर्स किधर की ओर लगेगा? राइट, इधर की ओर लगेगा। गुड। इस पुली पे देखेंगे, इस पुली पे रस्सी किधर की ओर फोर्स लगाएगा? तो इस पुली पे रस्सी जो है एक यहां पे फोर्स लगाएगा और एक यहां पे लगाएगा। यहां पे फोर्स किधर की ओर लगाएगा? तो ये देखेंगे, इस पुली पे मैं बोल रहा हूं, इस पुली को वो पुल करेगा नीचे की ओर, नीचे की ओर पुल करेगा, और इस पे इधर की ओर पुल करेगा। सो दीज टू आर द फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली। ये फोर्स ये रस्सी M1 पे लगा रहा है, ये फोर्स ये रस्सी M2 पे लगा रहा है, और ये दोनों फोर्सेस ये रस्सी इस पुली पे लगा रहा है। तो डायरेक्शन हमने देखा, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन देखा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। इसका कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स mg ही होगा, ऐसा नहीं है। ये टेंशन फोर्स की वैल्यू डिपेंड करेगी कि M1 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू कितनी है, पुली फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, इन सारी चीजों पे टेंशन की वैल्यू डिपेंड करेगी। सो टेंशन की जो वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं होती है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। लेकिन हमने देखा था जो वेट था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसकी वैल्यू m इंटू जी होती है। m अलग अलग होगा लेकिन g की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। गुड। सो स्टूडेंट्स, कुछ और पॉइंट्स जो हम लोग को आगे जरूरत पड़ेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द टेंशन फोर्स, उसको समझ लेते हैं। क्या है पहला पॉइंट जो हमने देख चुके हैं कि इट ऑलवेज पुल्स ए बॉडी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विच इज कनेक्टेड। जैसे ये रस्सी इसको इधर की ओर पुल करेगी, ये रस्सी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर पुल करेगा, और ये रस्सी जो है इस पुली पे इधर की ओर टेंशन लगाएगा और इधर की ओर टेंशन, जिससे भी रहेगा उसको पुल करेगा। पुल करने का मतलब उसको अपनी ओर खींचेगा, राइट। द स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, सो द टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग रिमेन सेम। अब स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन कब इक्वल होगा। जो टेंशन इस रस्सी में, जो यहां पर टेंशन की वैल्यू है, वही टेंशन की वैल्यू यहां पर भी कब होगी? जब हमारा स्ट्रिंग क्या होगा? मासलेस होगा। दीज टू आर इक्वल, these two are equal because string is massless। स्ट्रिंग मासलेस नहीं होता स्टूडेंट्स, तो ये दोनों टेंशन की वैल्यू सेम नहीं होती। फिर आती है बात, ये वाला टेंशन जो यहां पर टेंशन लग रहा है और जो यहां टेंशन लग रहा है, ये दोनों टेंशन इक्वल होने के लिए कंडीशन क्या है? कि स्ट्रिंग को या पुली को फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। फ्रिक्शनलेस पुली एंड स्ट्रिंग, फ्रिक्शनलेस पुली एंड स्ट्रिंग। तो
जहां भी पुली पे देखेंगे, पुली के दोनों तरफ टेंशन फोर्स कब सेम होगा? जब पुली क्या होगा? फ्रिक्शनलेस होगा। पुली एंड रस्सी कंबाइंड फ्रिक्शनलेस होगा, क्योंकि जब भी फ्रिक्शन होता है तो दो कंबाइंड चीजों के लिए होता है। तो पुली और स्ट्रिंग यदि कंबाइंडली फ्रिक्शनलेस हैं तो उसके दोनों तरफ टेंशन सेम होगा। और थ्रू आउट दिस लेंथ, जब तक हम एक सेगमेंट को देख रहे हैं, उस थ्रू आउट द सेगमेंट यदि आपका टेंशन सेम कब होगा? जब आपका स्ट्रिंग क्या होगा? मासलेस होगा। गुड। दूसरे पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस बट नॉट फ्रिक्शनलेस, एट एवरी कॉन्टेक्ट द टेंशन चेंजेस। एट एवरी कॉन्टेक्ट द टेंशन चेंजेस, है ना? पुली रस्सी मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, इसलिए ये दोनों क्या है? इक्वल है। मासलेस है तो ये दोनों क्या है? इक्वल है। लेकिन फ्रिक्शनलेस नहीं है तो ये और ये क्या हो गया? अनइक्वल हो गया। यदि वो इक्वल क्यों नहीं है ये दोनों? क्योंकि ये स्ट्रिंग एंड पुली फ्रिक्शनलेस नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, लेकिन अभी हम लोग जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, वहां मैक्सिमम टाइम हमारा स्ट्रिंग पुली जो सिस्टम होगा वो फ्रिक्शनलेस होगा, इसलिए दोनों तरफ उसके जो होंगे टेंशन सेम होंगे। Good. Now, if a force is directly applied on a string, say a man is pulling a string tied to a box from the other end with some force, the tension will be equal to the applied force. Students, कई जगह क्वेश्चन में होगा कि कोई एक पर्सन किसी रस्सी को पुल कर रहा होगा और ये रस्सी किसी और ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होगा, तो इस रस्सी में टेंशन क्या होगा? इस रस्सी में टेंशन वही होगा जो ये पर्सन फोर्स लगा होगा। राइट? जैसे ये पर्सन इस रस्सी पे फोर्स F लगाएगा तो ये रस्सी इस पर्सन पे जो फोर्स लगाएगा उसको टेंशन फोर्स करेंगे। तो these two are action reaction pair. These two are action reaction pair. So इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। रस्सी जो इस पर्सन पे फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोल रहे हैं, और जो ये पर्सन इस रस्सी में फोर्स लगा रहा है उसको एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी? हमेशा सेम होगी। इस बॉक्स का मोशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर्सन का मोशन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये पर्सन इस रस्सी पे जो फोर्स लगा रहा है वही इस टेंशन की वैल्यू होगी। जैसे आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि इस तरीके का एक सिस्टम है, राइट, है ना, और एक पर्सन है वो इसको पुल कर रहा है किसी फोर्स से, मैं किसी फोर्स से इस पे पुल कर रहा हूं, दिस इज द फोर्स बाय द पर्सन ऑन द स्ट्रिंग। सो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो इसी एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। जो पर्सन फोर्स लगाएगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन 10 न्यूटन होगा, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो स्ट्रिंग में टेंशन भी 20 न्यूटन होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट हमारे को याद रखना है। गुड। नेक्स्ट पॉइंट, the tension force applied by string on the block and the force applied by the block on the string shown in the figure constitute a third law action reaction force. Okay, ये हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो दोनों चीज है वो थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन है। ये फोर्स कौन है? ये फोर्स जो लगा रहा है ड्यू टू स्ट्रिंग ऑन द हैंड, ड्यू टू स्ट्रिंग ऑन द हैंड, और इसका रिएक्शन कौन सा होगा? ड्यू टू हैंड ऑन द स्ट्रिंग, ड्यू टू हैंड ऑन द स्ट्रिंग। So these two are action reaction pair. Similarly, ये रस्सी इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहा है, ये रस्सी इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगा रहा है, this is basically this force. So this is your action. Then इसका रिएक्शन क्या होगा? जो ये ब्लॉक उस रस्सी पे फोर्स लगाएगा. So this tension is basically due to block on the string. So this is again a action reaction pair. This is one action reaction pair. This is another action reaction pair. तो ये पर्सन डायरेक्टली इस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगा रहा है, ये पर्सन स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रहा है और स्ट्रिंग इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। राइट स्टूडेंट्स, अपने को हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि सिचुएशन कुछ इस तरीके के रहा, ये यहां पर है, ये इधर है और ये ऐसा है, और मान लो मैं एक रस्सी के सहारे इसको पुल कर रहा हूं, राइट, तो इसको कौन पुल कर रहा है? इधर इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? एक इस रस्सी में जो टेंशन होगा T1, दूसरा ये वाला रस्सी इस पे किधर की फोर्स लगा रहा होगा? T2,
इसकी बात करेंगे तो ये वाला रस्सी इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा और ये वाला रस्सी इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा। राइट स्टूडेंट्स, अपने को ये ध्यान रखना है, इसको ये फोर्स पुल नहीं कर रहा है, इसको T2 पुल कर रहा है। T2 पुल कर रहा है और T3 इसको पीछे की ओर पुल कर रहा है। और इस ब्लॉक की बात करें तो इसको कौन पुल कर रहा है? T3 पुल कर रहा है। राइट, हम लोग और इसके बारे में क्वेश्चंस और आगे देखेंगे। गुड, सो ये सब हम लोग देख चुके हैं। टू स्टडी मोशन ऑफ द स्ट्रिंग, द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द सिस्टम, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं। गुड, सो अब एक और चीज कि स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली। हाँ स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग कई जगह इस क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में एज्यूम किया होगा कि पुली इज आइडियल। कई जगह एज्यूम पुली इज आइडियल। तो आइडियल पुली का मतलब क्या हुआ? आइडियल पुली का मतलब हुआ एन आइडियल पुली इज बेसिकली अ मासलेस and frictionless. A massless and frictionless pulley is called an ideal pulley. Massless and frictionless pulley is basically called an ideal pulley. Right? So, for an ideal pulley, the tension on both sides of the pulley will be same. तो ये बोल रहा है कि a single pulley changes direction of tension force और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन अलग हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना। तो ये पुली क्या कर रहा है? ये जो रस्सी जिस पे फोर्स लगा रहा था, जिससे भी कनेक्टेड होगा, उसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। जैसे ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा था, यदि ये ब्लॉक यहां नीचे में लगा दूं तो इस पे फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा था, तो वो पुली के थ्रू जो है ये इस पे फोर्स जो है चेंज कर देगा डायरेक्शन। या फिर हम कोई दूसरी सिचुएशन देखते हैं, यहां तो लग रहा है कि सेम ही डायरेक्शन में, या फिर इस पुली की बात करें तो ये पुली पे देखेंगे तो इधर का जो पार्ट है वो इधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, इधर वाला पार्ट इस पे इधर की ओर लगा रहा होगा, और दोनों टेंशन की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि हमने बता दिया है कि पुली इज आइडियल। राइट, पुली आइडियल होने का मतलब फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस। ओके, सो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर यदि हम लोग टेंशन फोर्स ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। इस मास m पे टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा? स्टूडेंट्स ऊपर की ओर लग रहा होगा। यदि मैं इसको T1 कहूं तो ये रस्सी मास m पे किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर की ओर। इस मास पे देख रहे हैं, इस मास m पे दो टेंशन फोर्स लग रहे होंगे, एक ये रस्सी लगा रहा होगा, एक ये रस्सी लगा रहा होगा। ये वाला रस्सी किधर की ओर फोर्स लगा रहा होगा स्टूडेंट्स? नीचे की ओर पुल करेगा उसको, और उसकी वैल्यू क्या होगी? T1 होगी, क्योंकि हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं स्ट्रिंग मासलेस है, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या होगा? सेम होगा। और ये वाला रस्सी जो है, ये वाला रस्सी इस मास m पे किधर की ओर फोर्स लगाएगा? ऊपर की ओर, T2 लगाएगा, है ना। इस दोनों टेंशन की वैल्यूज डिफरेंट होगी, ये क्योंकि ये दोनों क्या है? दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स। इस मास m पे देखेंगे तो स्ट्रिंग फोर्स किधर की ओर लगा होगा? ये वाला रस्सी ऊपर की ओर पुल कर रहा होगा उसको। राइट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम इस वाले एग्जांपल को यदि देखें तो इस वाले एग्जांपल में इस पे टेंशन फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा? इस पे टेंशन फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा, T1। और इस मास m पे देखेंगे तो किधर की ओर फोर्स लग रहा होगा? ऊपर की ओर, T2 लग रहा होगा। राइट, यदि इस पुली को देखें तो इस पुली पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? ये वाला रस्सी, इधर वाला रस्सी इसको इधर की ओर पुल करेगा, नीचे की ओर T1। ये वाला रस्सी इसको इधर की ओर पुल करेगा, नीचे की ओर T1। और इस रस्सी में टेंशन हमने T2 माना है, तो वो क्या होगा? ऊपर की ओर T2 होगा। सो ये बेसिकली स्ट्रिंग का फोर्स है ऑन द पुली। सो स्टूडेंट्स प्लीज इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्विक जल्दी से हम लोग नॉर्मल फोर्स को समझ लेते हैं, है ना। नॉर्मल फोर्स क्या होता है? हमने ग्रेविटेशनल फोर्स समझा, हमने टेंशन फोर्स समझा, अब हम लोग नॉर्मल फोर्स को समझते हैं। नॉर्मल फोर्स कब लगता है ना, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, किस डायरेक्शन में लगता है, उसको समझ लेते हैं। टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट, नॉर्मल फोर्स लगने के लिए क्या होना चाहिए? कॉन्टेक्ट होना चाहिए। व्हेन प्रेस ईच अदर,
मेंबर। प्रेस इस तरह का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को इस तरीके से प्रेस करना चाहिए, तब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे पे वो लगा अप्लाई कर। जैसे मैं इस तरीके से कर रहा हूं, है ना, मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं इस पे इधर क्यों प्रेस कर रहा हूं, ये इस पे इधर क्यों प्रेस कर रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। मैं इस पे इधर क्यों फोर्स लगा रहा हूं और ये इस पे मेरे पे इधर क्यों फोर्स लगा रहा है ना। The force constituted third law action reaction pair. If surface of body in contact are frictionless, this force acts along normal to the surface of point of contact. Therefore, it is known as normal reaction. Students, अभी हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर फ्रिक्शन के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो सरफेस है और ये जो ब्लॉक है, ये मेरा सरफेस हुआ और ये मेरा ब्लॉक हुआ, तो सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है उसी को हम लोग नॉर्मल फोर्स कर रहे हैं। सरफेस और ब्लॉक के बीच के एक्शन रिएक्शन फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट योर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो n मैं बोल रहा हूं और ये जो n है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यदि आप देखेंगे तो इस ब्लॉक को यदि आप देखेंगे तो इस ब्लॉक पे सरफेस ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा होगा, राइट, और ये ब्लॉक जिस सरफेस पे है उस सरफेस पे नीचे की ओर फोर्स लगा रहा होगा। सो दिस इज योर एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये फोर्स किस पे है, ड्यू टू ब्लॉक ऑन द सरफेस, दिस इज बेसिकली दिस फोर्स। और ये वाला फोर्स क्या है, ड्यू टू सरफेस ऑन द ब्लॉक। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि दोनों ही सेम बॉडी पे लग रहा है, नहीं, ये दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं। ये वाला जो फोर्स है वो किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है, और ये वाला फोर्स किस पे लग रहा है, सरफेस पे लग रहा है। सो दिस इज योर एक्शन रिएक्शन पेयर, करेक्ट। सो कंसीडर ए ब्लॉक वेट ऑन फ्रिक्शनलेस, बिकॉज ऑफ वेट इट प्रेसेस द, किसके कारण से ये प्रेस कर रहा है इसको, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। तो अर्थ जो है इसको नीचे की ओर पुल करना चाह रहा है, दिस इज माय सरफेस, अर्थ इसको नीचे की ओर पुल करना चाह रहा है। तो ये सरफेस को हमने फिक्स रखा हुआ है और ये अर्थ जैसे लाइक दिस, अर्थ इसको नीचे की ओर पुल करना चाह रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस सरफेस को प्रेस कर रहा है, ये इस सरफेस को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। इस कारण से यहां पर नॉर्मल फोर्स लगेगा, राइट। तो आप यदि इसको देखेंगे माइक्रो लेवल पे तो ये हर जगह ही लग रहा होगा, हर एक कांटेक्ट पॉइंट पे लग रहा होगा, लेकिन हम लोग उसको कलेक्टिवली दिखा रहे हैं। ये हर एक कांटेक्ट पॉइंट पे एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हम लोग उसको कलेक्टिवली दिखा रहे हैं इस केस में। ये इन सारे फोर्सेस का एक रिजल्टेंट होता है नॉर्मल फोर्स, राइट। सो डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन एक चीज हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए इसका नाम है नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उनका जो कॉमन नॉर्मल होता है उस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगता है। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और कह सकते हैं along the direction of common normal, along the direction of common normal। अगेन यदि ये फोर्स को देखेंगे तो ये हमेशा कैसा होता है, ये पुश करता है, ये पुल नहीं करता है। जैसे ये सरफेस इसको पुल करता है तो किधर क्यों करता है, अपनी ओर खींचता है। पुश करने का मतलब अपने से दूर उसको धक्का दे रहा है, लाइक इसलिए ये नॉर्मल फोर्स को देखेंगे तो ये सरफेस इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पुल नहीं कर रहा है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज पुश ए बॉडी, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज पुश ए बॉडी, इट नेवर पुल्स ए बॉडी। अब यही देखेंगे, ये इस पे नीचे क्यों फोर्स लगा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है या पुश कर रहा है। पुश करने का मतलब ऐसा अपने से दूर फोर्स लगाना, पुल करने का मतलब अपनी ओर फोर्स लगाना। तो ये इस पे अपने से दूर जो है उस पे फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे। मैग्नीट्यूड, अगेन इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं होता है, लाइक टेंशन फोर्स, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपका मैग्नीट्यूड डिसाइड होता है। गुड। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से समझ लेते हैं कि कंसीडर स्फेरिकल बॉल ऑफ वेट W placed on a floor, the normal reaction from the floor on the ball and from the ball on the makes a third law action reaction for these forces are shown in the right figure।
तो स्टूडेंट्स ये स्फीयर जो है इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो हमारा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हमने ये कहा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। तो यदि आप यहां पर कॉमन नॉर्मल की बात करेंगे तो ये एक स्फीयर, एक सर्कल है और ये टेंजेंट है, इसका कॉमन नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? इसके सेंटर के थ्रू पास करेगा। कॉमन नॉर्मल किधर की ओर पास करेगा? सेंटर के थ्रू पास करेगा। सो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, राइट? तो अब हम यदि इस पे नॉर्मल फोर्स देखें, इस स्फीयर पे नॉर्मल फोर्स देखें तो वो किधर की ओर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। दिस इज द फोर्स बाय द सरफेस ऑन द स्फीयर। इसका उल्टा किस पे लगेगा? बाय द स्फीयर ऑन द सरफेस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। ये जो फोर्स है वो इस स्फीयर पे लग रहा है और ये फोर्स ये इस सरफेस पे लग रहा है। गुड। अब बात करेंगे when two surfaces make contact, the normal reaction acts along the common normal and when a surface and a sharp corner, remember जहां भी एक शार्प कॉर्नर आएगा, जहां भी एक शार्प कॉर्नर आएगा उसको समझ लेते हैं। शार्प कॉर्नर का मतलब ये देख रहे हैं, ये इस तरीके का कॉर्नर, ऐसा, ये भी एक शार्प कॉर्नर है, ये भी एक शार्प कॉर्नर है, ये तीन शार्प कॉर्नर है, राइट? तीन शार्प कॉर्नर है। मेक्स ए कॉन्टेक्ट, द नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब हमारा यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन किससे डिसाइड होगा? क्योंकि यहाँ पर ये शार्प कॉर्नर है, इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। यहां पर देखेंगे तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल को डिसाइड करेगा। यहां पर देखेंगे तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल का डायरेक्शन डिसाइड करेगा, राइट? तो इस ब्लॉक पे देखेंगे तो तीन नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे। एक ये वाला लग रहा होगा जो ये सरफेस ऊपर इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, एक ये वाला लग रहा होगा जो ये वाला सरफेस इधर क्यों लगा रहा होगा, और एक ये वाला लग रहा होगा जो ये वाला सरफेस इस पे इधर क्यों लगा रहा होगा। तो जहां भी हमारे सात कॉर्नर आएंगे वहां पर हम कौन सा डायरेक्शन लेंगे? तो जो वो सरफेस है, सात कॉर्नर जिस सरफेस का कांटेक्ट में है उस सरफेस का परपेंडिकुलर। गुड। अब हम लोग जल्दी से यहां पर देख लेते हैं, इस मास m1 को समझते हैं। मास m1 पे क्या क्या नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा? स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मास m1 पे नॉर्मल कब कब लगता है? जहां पर दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। जहां पर भी दो सरफेस कांटेक्ट में होंगे और वो एक दूसरे को प्रेस कर रहे होंगे वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो m1 और इस सरफेस के बीच कांटेक्ट है, एक तो नॉर्मल फोर्स यहां लगेगा। दूसरा m1 और m2 के बीच कांटेक्ट है तो यहां भी एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो सरफेस है वो m1 पे नॉर्मल फोर्स किधर की ओर लगाएगा? ऊपर की ओर लगाएगा। m2 जो है वो उसका कॉमन नॉर्मल क्या होगा? m1 m2 का कॉमन नॉर्मल देखेंगे तो ये वाला डायरेक्शन होगा। तो m2 m1 पे जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वो किधर की ओर लगाएगा? इधर की ओर लगाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, और वो प्रेस करेगा, m2 m1 को प्रेस करेगा इधर की ओर, और ये सरफेस m1 को ऊपर की ओर धक्का देगा। उसी तरीके से यदि मैं m2 का देखूं तो m2 पे नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा? एक ही नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा m2 पे, क्योंकि राइट, क्योंकि दो ही सरफेस कांटेक्ट में, m1 m2 का एक ही सरफेस जो है m1 से कांटेक्ट में है, तो वो फोर्स किधर लगेगा? ये एक्शन है, इसका ठीक उल्टा फोर्स रिएक्शन m2 पे इधर क्यों लगेगा, राइट? m1 पे दो नॉर्मल फोर्स क्यों लगे? क्योंकि इसके दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस। m2 पे एक ही नॉर्मल फोर्स क्यों लगा? क्योंकि m2 का एक ही सरफेस m1 के साथ कांटेक्ट में है। गुड। दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर हम लोग ड्रॉ करते हैं नॉर्मल फोर्स इस ब्लॉक पे ना। अभी आप देखेंगे तो यहां पर एक ये सात कॉर्नर है और ये सरफेस है, ये सात कॉर्नर और ये मेरा सरफेस है। तो यहां नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा? इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो इस ब्लॉक पे देखेंगे तो इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स n1 इधर की ओर लग रहा होगा, राइट? लेकिन जब आप यहां पर चले जाएंगे तो ये वाला सात कॉर्नर हो जाएगा और ये आपका जो है सरफेस हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। रिमेंबर, यहां पर नॉर्मल फोर्स इस सरफेस से डिसाइड हुआ, लेकिन जब यहां पर नॉर्मल फोर्स बात करेंगे तो वो इस सरफेस से डिसाइड होगा और वो क्या होगा? इधर क्यों लग रहा होगा? n2 इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो नॉर्मल फोर्स ये जो सरफेस है वो उस ऑब्जेक्ट पे पुश करेगा, राइट?
गुड। अब ये लास्ट एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, नॉर्मल फोर्स। यहां पर आप देखेंगे कितने कांटेक्ट हैं। तो यदि हम C की बात करें, तो C जो है वो दो जगह कांटेक्ट में है, एक तो A के साथ है और दूसरा B के साथ है। अब यहां देखेंगे तो ये दो सरफेस जो कांटेक्ट में है, ये भी कर्व्ड है, ये भी कर्व्ड है। तो दोनों कर्व्ड सरफेस का कॉमन नॉर्मल क्या होगा? दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन होगा। इन दोनों सरफेस का कॉमन नॉर्मल क्या होगा? जो A और C को सेंटर को ज्वाइन करेगा वही कॉमन नॉर्मल होगा। मतलब आप देखेंगे तो ये यदि मेरा A का सेंटर है, if this is the center of A and this is the center of C, if this is the center of C, मैं A के सेंटर को सिर्फ A से ऐसा दिखा रहा हूं, सो आपका कॉमन जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसा N1। C और B को देखेंगे तो आपका यदि ये पॉइंट B है तो आपको यदि मैं अलग कलर से दिखा दूं, ये N1 फोर्स इधर की ओर लगा और N2 फोर्स जो B लगा रहा होगा C पे वो ऐसा होगा। दो नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे C पे, एक बाय A एंड दूसरा बाय B। सिमिलरली हम यदि A का देखने जाएं तो A पे भी दो नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे, एक लगा रहा होगा ये C, एक ये C लगा रहा होगा। दो नहीं, एक्चुअली में यहां तीन लगेंगे, C, B और एक ये सरफेस कांटेक्ट में। तो पहले इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के कारण आपका नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा होगा? तो रिमेंबर ये कर्व्ड सरफेस और ये है, तो इनका नॉर्मल क्या होगा? रेडियल डायरेक्शन होगा। दिस इज लेट अस से N3। C और A का फोर्स किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। नाउ अब यदि इसको हमने N1 कहा है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? N1 होगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। दिस इज द फोर्स बाय C ऑन A एंड दिस द फोर्स बाय A ऑन C। सिमिलरली यहां पर जो आप देखेंगे B जो A पे फोर्स लगा रहा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल, और वो इधर की ओर होगा। उसको अलग कर देता हूं मैं, वो उसको मैं बोल देता हूं N4। ठीक है स्टूडेंट्स? उसी तरीके से आप B का भी बता सकते हैं कि B पे भी तीन नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, एक C लगा रहा होगा, एक A लगा रहा होगा और एक ये सरफेस लगा होगा। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा आज की क्लास में, मैं समराइज करूं तो हमने तीन फोर्सेस देखे, तीन एक्शन रिएक्शन फोर्स देखे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट देखा जिसका मैग्नीट्यूड mg होता है और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, राइट। दूसरा फोर्स टेंशन देखा जो कहां लगता है? जब भी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, दोनों तरफ से पुल करते हैं तो वहां पूरे स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट होता है और वो जिसके साथ भी कनेक्टेड है उस पर फोर्स लगाता है। टेंशन फोर्स जिसके साथ भी कनेक्टेड उसको पुल करता है ना, और डायरेक्शन स्ट्रिंग की डायरेक्शन में होता है। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। उसी तरीके से हमने नॉर्मल फोर्स देखा, जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे और एक दूसरे को प्रेस करेंगे तो वहां पर हमारा नॉर्मल फोर्स लगेगा। यदि वो कांटेक्ट में है और प्रेस नहीं कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, है ना। उसका डायरेक्शन हमने देखा कि नॉर्मल फोर्स हमेशा पुश करता है और उसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड करते हैं सिचुएशन पे। जल्दी से मैं एक चीज और बता देता हूं कि यदि हमारा एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है इस तरीके से, राइट, ऐसा कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो यहां से तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा स्टूडेंट्स, यहां से तो नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा क्योंकि ये इस सरफेस को पुश कर रहा है। लेकिन आप यदि इधर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये इस वॉल के, इस वर्टिकल देखेंगे वॉल से कांटेक्ट में है, लेकिन वहां से कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे। सिर्फ कांटेक्ट होने से जो है नॉर्मल फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं है। कांटेक्ट होने के साथ साथ एक दूसरे को पुश भी करना चाहिए। यदि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दें यहां पर ना, तब आप इस पे नॉर्मल फोर्स लगने लगेगा, तब आप इस पे नॉर्मल फोर्स लगने लगेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास को प्लीज अच्छे से आप लोग समझें और आपको मैंने बताया था जो एनसीईआरटी बुक है उससे आप एक्शन रिएक्शन पेयर को समझने की कोशिश करें, ये सारे फोर्सेस को समझें, लेक्चर्स को बार बार देखें और नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, है ना। तो इस लेक्चर्स को अच्छे से समझ गए होंगे तभी आप
थर्ड लेक्चर पे आइएगा, वरना इसको बार बार फिर से देखने की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। और आपको एक और चीज बता दूं कि इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपको स्टडी मटेरियल भी कुछ होगा और एक असाइनमेंट भी मैंने दिया हुआ है, जो आप इसके लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां पर जाकर के आप उस असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। और उसमें कोई भी यदि दिक्कत है तो आप हमारे साथ इस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.